तो आप क्या जानते हैं कि कभी आज से कुछ साल पहले ऐसा था कि पूरे वर्ल्ड में केवल दो पावर का राज था, एक यूएसए, एक दूसरी तरफ यूएसएसआर। यूएसए ऑन द वेस्ट साइड और यूएसएसआर जो आज डेट में मॉडर्न रशिया है, जो नाम से जाना जाता है जो देश, वो था ईस्ट साइड में। तो हेलो एवरीवन, आई एम तुषार और आज इस वीडियो में हम द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम द बर्लिन वॉल के बारे में पढ़ेंगे, उसी के साथ यूएसएसआर के बारे में पढ़ेंगे और उसकी क्या खामियां थी और क्या अच्छाई थी और किस खामियों को वजह से उसका ड्रॉबैक क्या था जिसके कारण 1991 में वो डिसइंटीग्रेट हुआ, वो सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं अपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हम पहले जानते हैं कि बाइपोलैरिटी का मतलब क्या होता है। बाइपोलैरिटी का मतलब ये होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, कि जब किसी देश वर्ल्ड में दो ब्लॉक के पास या दो ग्रुप के पास मेजर पावर हो, जैसे ब्लॉक ए मान लो यूएसए का है और ब्लॉक बी मान लो यूएसएसआर का है, तो इन दोनों में अपनी अलग मेजर पॉलिटिकल पावर होगी, मेजर इकोनॉमिक पावर होगी और इसी के साथ मेजर मिलिट्री पावर होगी। तो मिलिट्री पावर का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो यूएसएसआर में मिलिट्री पावर वार्सो पैक्ट थी और यूएसए में मिलिट्री पावर जो थी वो आपकी नाटो थी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे ये सब। और इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चेंज द वर्ल्ड ऑर्डर। जैसे ही बाइपोलैरिटी का ख़त्म हुआ, जैसे ही बाइपोलैरिटी जब दो, जैसे मैंने बताया, दो देशों के पास पावर थी, वो जैसे ही ख़त्म हुआ, जैसे ही डिसइंटीग्रेट हुआ यूएसएसआर 1991 में, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, वैसे ही वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया। वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज हुआ वो हम आगे डिस्कस करते हैं इसी स्लाइड में। देखो यहाँ पे जब डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का और जब बाइपोलैरिटी ख़त्म हुई तो क्या चेंज आए, वर्ल्ड ऑर्डर में क्या चेंज आए। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है कि जो सोवियत सिस्टम था, यूएसएसआर का एक सिस्टम था जिस सोवियत सिस्टम के नाम जाना जाता है, वो सिस्टम कोलैप्स हो गया और उसी के साथ कोल्ड वार जो चल रहा था 1946 से 1991 तक, वो एरा ख़त्म हो गया, कोल्ड वार। तो पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा, कोलैप्स, सोवियत सिस्टम कोलैप्स। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये हो जाएगा और तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये हो जाएगा कि द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वर रिप्लेस्ड बाय द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन मैनी कंट्रीज। और यूएसएसआर में अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो जब बाइपोलैरिटी ख़त्म हुई तो उसके बाद कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हट के वहाँ पे अलग अलग देशों में, जैसे यूएसएसआर 15 देशों से मिलकर बना हुआ था, आज के प्रेजेंट 15 देशों से, तो वो 15 देशों में अपने अलग अलग कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हट के वहाँ पे लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आने स्टार्ट हो गई। तो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं बाकी की चीज़। तो ये देखो, ये मैप पे मैप बताया गया है यूएसएसआर का, कि ये मॉडर्न जो सारे देश हैं, आज के जो सारे देश हैं, 15 देश इस सब से मिलके बना हुआ था, जैसे बेलारूस, यूक्रेन, मालदोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सारे देश हैं, साइबेरिया, क्रोएशिया, ये सारे देश हैं, कजाकिस्तान, ये 15 देशों से मिलके अपना यूएसएसआर बना हुआ था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। उसके बाद बर्लिन वॉल के बारे में डिस्कस करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है। तो बर्लिन वॉल को बनाया गया था 1961 नवंबर में, ठीक है, और ये जर्मनी में क्रिएट हुआ था। जैसे ये क्रिएट कैसे हुआ था, मान लो ये जर्मनी देश है, वैसे सर्कल में नहीं होता लेकिन एग्जांपल से समझ रहे हैं, और बर्लिन वॉल बीच से सेपरेट करने के लिए बनाया गया था। मान लो ये बर्लिन वॉल है, ये तो ये सेपरेट इसलिए किया गया था, यहाँ के लोग दूसरा चीज़ फॉलो करेंगे, कम्युनिस्ट, और यहाँ की कैपिटलिस्ट, तो इसलिए वॉल बनाया गया था। तो बर्लिन वॉल को बनाया गया था 1961 में, और उसके बाद वॉल बनाने के साथ जब बना तो ये बन गया, एक बन गया आपका ईस्ट जर्मनी और एक बन गया आपका वेस्ट जर्मनी, ठीक है। तो ईस्ट और वेस्ट में अपनी जर्मनी जब डिवाइड हो गई तो उसको कहते हैं बर्लिन वॉल, और जो वॉल डिवाइड करेगी ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम बर्लिन वॉल, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो ये जो डिवीज़न है ये कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड को डोनेट कर रहा है। जो वेस्ट वाला है वो कैपिटलिस्ट को
डिनोट कर रहा है। उसके बाद जो ईस्ट वाला है वो कम्युनिस्ट वर्ल्ड को डिनोट कर रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो कैपिटलिस्ट का मतलब ये होता है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी आर इन द हैंड ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का मतलब ये होता है जहाँ पे बहुत सारी इकोनॉमी या पावर जो होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है, वहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल के पास पावर नहीं होती है। बात समझ में आई। उसके बाद चलते हैं फिर ये बर्लिन वॉल टूटा कब कब टूटा। ये 9 नवंबर 1989 में मोर प्रिसाइजली बर्लिन वॉल को तोड़ा गया। लोग कॉमन पीपल ने इसको तोड़े, उनको बर्लिन को एक साथ जोड़ना था। जो बर्लिन क्या है, ये जैसे जर्मनी है तो जर्मनी में और मोस्ट प्रिसाइजली, और ये मान लो सेंटर में अगर हम जो येलो कलर है इससे अगर हम बर्लिन डिनोट कर रहे हैं तो ये है बर्लिन। तो बर्लिन में ये है वेस्ट बर्लिन और ये है ईस्ट बर्लिन। तो ये दोनों डिवाइड था। तो ये दोनों डिवाइड जो था ये किसके डिवाइड था, ये है बर्लिन वॉल के कारण। समझ में आई। इसलिए ये पूरा देश ग्रीन कलर बॉर्डर वाला और उसके बाद बीच में ये लाइन बर्लिन वॉल और उसके अंदर बर्लिन जो है, जो उसी में अंदर जो जगह का नाम है उसको डिवाइड किया गया था वॉल के द्वारा, जिसके अंदर जर्मनी और बर्लिन डिवाइड था। अब ये जो इवेंट है, जब ये इवेंट हुआ कौन सा, जब बर्लिन वॉल जब टूटा, इसके टूटने को इवेंट बोला जा रहा है। इवेंट क्यों बोला जा रहा है, इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये जब टूटा बर्लिन वॉल तो डिसइंटीग्रेट, तो यहाँ पे जो जर्मनी था वो जुड़ गया आपस में। कैसे, अब ये जब हटेगा ये लाइन तो बर्लिन आपस में एक साथ हो जाएगा। ये लाइन जिससे है ये लाइन जब हटेगी तो बर्लिन एक साथ हो जाएगी। तो ये एक साथ बर्लिन पूरा मिल गया, तो इसलिए हम कहते हैं दिस इवेंट लीड टू दी रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। आप समझते हैं सोवियत सिस्टम क्या था, यूएसएसआर में कैसा सिस्टम था वो समझेंगे और डीपली। तो जो यूएसएसआर था, जो सोवियत यूनियन जिसे कहते हैं, यूएसएसआर का फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो जो सोवियत यूनियन है वो बनाया गया रशियन रिवॉल्यूशन के बाद। आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे रशियन रिवॉल्यूशन में, हिस्ट्री में चैप्टर 2 में, कि उसमें बताया गया था जार के बारे में, TSAR करके। तो रशियन रिवॉल्यूशन अक्टूबर में जो 1917 में हुआ था, तो 1917 के बाद जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ तो उसके बाद ही फॉर्मेशन हुआ सोवियत यूनियन का, यूएसएसआर का। और ये सोशलिज्म आइडियोलॉजी फॉलो करता है। कौन सी सोशलिज्म, दो आइडियोलॉजीज चैप्टर में है, जैसा आपको ने पहले बताया, एक सोशलिज्म एक डेमोक्रेसी। जिसे तो यहाँ पे जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी है वो और दूसरी कौन सी, लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो सोशलिज्म में मोस्ट ऑफ द पावर इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट, जो बहुत सी पावर होगी वो गवर्नमेंट के हाथ में होगी। और उसी के साथ यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं होंगे जो पावर होल्ड कर रहे हैं, है ना। और इसका जो मेन एम था इस सिस्टम का वो ये था कि हम सोसाइटी में इक्वालिटी लाएंगे, हम सोसाइटी को इक्वालिटेरियन सोसाइटी बनाएंगे कि सारे लोग इक्वल हों, कोई भी किसी भी बेसिस पे आपस में डिस्क्रिमिनेशन ना हो लोगों में, ठीक है। तो इसका एक फीचर ये है कि ये लोग अपना इक्वालिटी लाना चाहते थे। और इसी के साथ जो प्राइवेट प्रॉपर्टी था वहाँ पे वो डिस्करेज था कि किसी को प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखना है। और इक्वालिटी वर गिवन इम्पोर्टेंस, इक्वालिटी को और इम्पोर्टेंस दिया गया था। तो अगर ये आपके एग्जाम में पूछा जाए व्हाट डू मीन बाय सोवियत सिस्टम, तो आप 2 मार्क्स में तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट लिख के आइएगा और पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। तो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम में समझेंगे किसका, यूएसएसआर का, सोवियत सिस्टम का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ही सरकार को चलाती थी। कम्युनिस्ट पार्टी किसकी पार्टी थी, वो सोवियत सिस्टम की, यूएसएसआर की मात्र एक गवर्नमेंट थी जिसके पास फुल कंट्रोल था पावर किसका, यूएसएसआर का। तो केवल कम्युनिस्ट पार्टी के पास ही पावर था यूएसएसआर को चलाने के लिए। तो गवर्नमेंट किसके हाथ में थी, अगर एमसीक्यू में आएगा तो क्या लिखिएगा आप लिखिएगा कम्युनिस्ट पार्टी के पास था सारी पावर यूएसएसआर की, क्योंकि वही एक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, कोई दूसरी पार्टी अलाउ नहीं थी। उसके बाद
जो इकॉनमी थी वो फुल प्लान थी और स्टेट के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, मतलब सारे जो इकॉनमी थी वो सरकार के कंट्रोल में थी, प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं था, ठीक है। उसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो 1939 से 1945 तक चला, उसके बाद बहुत सारे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज वो सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में आके, प्रभाव में आके ज्वाइन कर लिए, किसको, सोवियत सिस्टम को। तो ये जो कंट्री है, ये जो 15 कंट्री जो मिलकर यूएसएसआर बनाया गया है, जो आपको पहले मैप में दिखाया था मैंने, वो सोवियत सोशलिस्ट ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। और उसने एक मिलिट्री पैक्ट साइन किया है आपस में, वॉर्सो पैक्ट, जो आपको मैंने पहले बताया था। तो जैसे यहाँ पे वॉर्सो पैक्ट है किसके लिए, यूएसएसआर के लिए, वैसे ही एक और मिलिट्री ग्रुप है यूएसए के लिए, ऑन दी अदर साइड यूएसए के लिए नाटो, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो नाटो है 1949 में बनाया गया था, ये भी मिलिट्री ग्रुप है, जैसे वार्सो पैक्ट यूएसएसआर का है। अब पढ़ेंगे इसकी क्या अच्छाई थी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी सोवियत सिस्टम की। तो ये आपके जनरली पेपर में 2 या 4 नंबर के बनते हैं क्वेश्चन। तो अगर 2 नंबर के बनेंगे तो आप ये सारे पॉइंट लिख के आ जाइएगा, 4 नंबर के बनेंगे तो इसको हल्का और इलाबोरेट कर दीजिएगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, पढ़िए। द सोवियत यूनियन बिकम ए मेजर इकोनॉमिक पावर। सोवियत सिस्टम की जो इकोनॉमी थी ना, बहुत ही अच्छी इकोनॉमिक थी। हालांकि यहाँ पे एक है, हालांकि इसकी जो इकोनॉमी थी वो यूएसए से कम थी। सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कहा जाता है यूएसएसआर को, और फर्स्ट लार्जेस्ट थी यूएसए की, बट इसकी इकोनॉमी फिर भी बहुत हाई थी क्योंकि सेकंड पे आती थी उस वक्त। इसके पास इकोनॉमी हाई होने का रीज़न क्या था, नेचुरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा होता है इनके पास, और जहाँ नेचुरल रिसोर्स होगा वहाँ ऑटोमेटिक इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करेगा नेचुरल रिसोर्स, मतलब इंडस्ट्री खुद अट्रैक्ट होगी नेचुरल रिसोर्स के पास। तो अब जैसे ये सोवियत सिस्टम जो है, इनके पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स हैं, तो ऑटोमेटिक ही इंडस्ट्रियल बेस वहाँ लगेगा ही लगेगा। जहाँ पे कॉपर होगा, इंडिया में मान लो झारखंड में कॉपर है पाया जा रहा है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक कोल माइन पाया जा रहा है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक इंडस्ट्री आके अट्रैक्ट होगी ना। उस हिसाब से यहाँ पे रिच नेचुरल रिसोर्स के साथ साथ यहाँ पे इंडस्ट्री ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होगी। यहाँ पे अच्छा स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस भी है, और साथ साथ यहाँ पे रिच नेचुरल रिसोर्स भी है। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम यहाँ पे अच्छे से डेवलप्ड था, और इसी के साथ जो गवर्नमेंट थी वो एजुकेशन, हेल्थ केयर और वेलफेयर फैसिलिटी जैसे सब्सिडीज़ वगैरह है, ये सबको प्रोवाइड करवाती थी। और उसी के साथ बहुत सारे इंडस्ट्री और जो लैंड थे वो स्टेट के द्वारा ओन किए जाते थे, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो ये टोटल आपके 5 पॉइंट बन रहे हैं, ये 5 पॉइंट अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, बुक में आपके लिखे हुए हैं, और ये आपके नंबर पूरे निकालने में बहुत सहयोग देगा। तो चलिए अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे इस वीडियो के, ड्रॉबैक्स ऑफ द सोवियत सिस्टम। तो आखिर क्या कारण थे इतने सारे इसमें, जब करेक्टरिस्टिक और अच्छाई थी, तो ये फिर ड्रॉबैक क्या था जिससे ये 1991 में 25 दिसंबर को डिसइंटीग्रेट हो गया, है ना। तो ये सब कारण है, 5 रीज़न। ये जनरली एग्जाम में 2 या 4 नंबर के आते हैं, तो इसको और आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो है, जो सिस्टम था वो डेमोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन हो गया था। क्यों, केवल यहाँ पे सिंगल पार्टी थी। ये थर्ड पॉइंट पहले देखिए, थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है जो इन केवल सिंगल पार्टी होने के कारण यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर थी, मतलब ख़त्म हो चुकी थी, लोग को बोलने का अधिकार नहीं था। अब ये भी पढ़िएगा यहाँ पे कि जो लोग थे उनके पास पॉलिटिकल फ्रीडम कम थी, बहुत कम थी, और नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार नहीं था। कैसे, मान लो आज की डेट में अगर कंपेयर करें इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो हम कहीं भी सरकार के बारे में कुछ बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे क्रिटिसाइज हम नहीं कर सकते थे। तभी यहाँ पे पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत कम थी, और बल्कि यहाँ नो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी। उसी के साथ जो सिस्टम था हमारा, फर्स्ट पॉइंट में जो लिखा हुआ है, ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन था। अथॉरिटेरियन का मतलब होता है तानाशाह, रूलर यहाँ पे तानाशाह था बहुत ज़्यादा। तो रूलर मतलब क्या, पार्टी जो थी यहाँ की, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो बहुत तानाशाह थी।
मतलब मनमानी वाली कि केवल एक ही पार्टी है और कुछ होगा नहीं, इस टाइप से। उसके बाद 4th पॉइंट है रशिया डोमिनेटेड अदर रिपब्लिक्स। हमने अभी पढ़े कि यहाँ पे टोटल 15 कंट्री थी, बट 15 कंट्री होने के बावजूद भी यहाँ पे जो पेपर वर्क या मेन इंपॉर्टेंस दिया जाता था वो रशिया को ही दिया जाता था, और उसके अलावा जो 14 अदर जो कंट्री थी उसको बहुत कम वैल्यू दी जाती थी, इसलिए ये रशिया का ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। तो इसके साथ आप ये भी कह सकते हो वहाँ पे जो ये यूएसएसआर वाले इक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि हम सबके साथ इक्वालिटी रहेंगे, लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी नहीं हो रहा है। तो एक जगह हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखे थे कि वो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी नहीं हो पा रही है, ड्रॉबैक्स है ये। और उसी के साथ यहाँ पे आप लास्ट पॉइंट देखिए, बट नॉट द लीस्ट, कि यहाँ पे जो इकॉनमी है वो धीरे धीरे करके कम होने लग गई। कैसे? बाद में जाके कम क्यों हुई? क्योंकि वो अलग अलग चीज़ों में लग गए। जैसे अफ़गानिस्तान में जो वार हुआ था उसमें ये सहयोग दिया था अगेंस्ट यूएसए, तो इसके सहयोग देने के कारण इसका जो सिस्टम 1979 में जो लड़ाई हुई थी तो अफ़गानिस्तान में, तो इसके कारण ज़्यादा साथ देने के कारण ही इसका जो सिस्टम था, इकोनॉमिक पावर थी, वो वीकन हो चुकी थी, क्योंकि इनका बल्कि यहाँ पे स्टारवेशन तक आ चुका था। तो इसी कारण यहाँ पे इकॉनमी बहुत कम हो गई और लेटर पीरियड में आके इकॉनमी पूरी स्लो डाउन हो गई। तो ये सारे पॉइंट हैं। तो क्या क्या कौन से पॉइंट? फिंगर टिप्स पे अथॉरिटेरियन और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम थे यहाँ पे, पीपल हैव नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, पॉलिटिकल फ्रीडम बहुत लिमिटेड थी। उसके अलावा वन पार्टी सिस्टम था जिसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उसके अलावा रशिया के पास पूरी पावर थी और डोमिनेट करता था पॉलिटिक्स में। और लास्ट में यहाँ पे जो अफगानिस्तान वॉर के कारण यहाँ पे इकोनॉमी धीरे करके बहुत लीस्ट होने लगी, कम होने लगी और लेटर पीरियड में जाके और भी कम हो गई। तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो ड्रॉबैक्स ऑफ द सोवियत सिस्टम है, जो मेन रीज़न है फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। और भी रीज़न बहुत सारे हैं, लेकिन ये ड्रॉबैक्स का मतलब ये नहीं है कि यही रीज़न है कि डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ। ये बस ड्रॉबैक्स है कि क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या कमियां थी सोवियत सिस्टम में। हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर मेन वो क्या रीज़न थे जिसके कारण डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो वो भी बहुत से कारण हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक उसमें ये भी रीज़न बनेगा कि यहाँ पे पीपल के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी और ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी ने, बेसिक वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जनरली इस वीडियो में जो पर्सपेक्टिव ये था आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट समझाने का, और इसी के साथ यहाँ पे हम अपनी वीडियो को एंड कर रहे हैं। और कभी कभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से यहाँ पे क्वेश्चंस 4 नंबर के आ सकते हैं कि फीचर्स क्या हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं सोवियत सिस्टम के, और ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो आप ड्रॉबैक्स के 4 पॉइंट या 2 पॉइंट लिखिए और उसी के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स के 2 या 4 पॉइंट लिखिए जो मैं यहाँ पे शो किया हूँ आपको। तो ऐसे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।